और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक स्पेशल एंट्री की असम के चुनावी रण में। असम के चुनावी रण में योगी के आक्रामक तेवरों ने सियासी पारा बढ़ा दिया। घुसपैठ, डेमोग्राफी और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा और वृहद नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की ये चुनावी रणनीति नतीजों पर क्या असर डाल पाएगी। जय श्री राम। ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन लोगों को जब भी अवसर मिला है इन्होंने भारत और भारतीयता को ही अपमान किया है। असम की धरती पर चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी रण में एंट्री हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। असम के चुनावी रण में जब योगी उतरे तो बारपेटा और बरछला की धरती पर वही आक्रामक तेवर, वही सियासी धार जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्ष तक असम के अंदर अराजकता को, दंगों को, कर्फ्यू को, घुसपैठ को, अराजकता को बढ़ावा देकर के यहां की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। बारपेटा की जनसभा में योगी ने कांग्रेस और यूडीएफ पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि इन दलों ने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, घुसपैठ को बढ़ावा देकर असम की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया, आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। से हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। जनजातीय समुदाय के योगी ने मंच से साफ संदेश दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार असम में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ये ऐलान किया कि असम को लैंड जिहाद और लव जिहाद की जमीन नहीं बनने दिया जाएगा। ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। योगी ने असम की सांस्कृतिक पहचान को चुनावी मुद्दा बनाया। कहा कि धरती सिर्फ पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्म की भूमि है। इसके साथ ही योगी ने यूपी मॉडल को मंच से पेश किया। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अगर आप असम की राजनीति से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। आखिर क्यों असम चुनाव में बीजेपी ने प्रचार की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी और क्यों उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बारपेटा और बरछला जैसी सीटों से की? इसकी बड़ी वजह है असम की बदलती हुई डेमोग्राफी। बारपेटा, जहां मुस्लिम आबादी करीब 70% से ज्यादा हो चुकी है, जबकि हिंदू आबादी 29% के आसपास। एक वक्त था जब बारपेटा को मंदिरों के शहर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ की जनसंख्या का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है और बरछला में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और आंकड़ा करीब 30% तक पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी का फोकस है कि डेमोग्राफी के इसी बदलाव को चुनावी मुद्दा बनाया जाए और वोटर्स को साधा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम में जिस मॉडल का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, उसका असर खौफ अपराधियों में क्या है उसकी तस्वीर में दिखाता हूं आपको। योगी सरकार के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाश या तो सलाखों के पीछे हैं या गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंच चुके हैं। फतेहपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक और कानपुर तक यहां तक पुलिस का एक्शन लगातार जारी और गुड फ्राइडे का दिन अपराधियों के लिए साबित हुआ बैड फ्राइडे। रेपिस्ट, इनामी, बदमाश, यूपी में सबका बुलेट इलाज।
अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। योगी राज में अपराध का बैट फ्राइडे। उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। यूपी के शहर शहर, हर जिले और हर संवेदनशील इलाके में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मेगा अभियान का मकसद साफ है, अपराध का अंत और कानून का राज। ये 6 तस्वीरें यूपी में योगी फोर्स के दनादन एनकाउंटर की पूरी कहानी बयां कर रही है। फतेहपुर से मुजफ्फरनगर, कानपुर, बांदा, फर्रुखाबाद और मथुरा तक योगी फोर्स का एक्शन साफ नजर आ रहा है और अपराधियों का गैंग लंगड़ा रहा है। योगी फोर्स के एक्शन की पहली तस्वीर फतेहपुर की है, जहां 50,000 के इनामी बदमाश सोनू यादव से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जब जंगल में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो खुद को घिरता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दोनों पैरों में लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी और फरार चल रहा था। तो जब हमें बिल्कुल सटीक सूचना मिलती है उसकी लोकेशन के बारे में, तो हमारी टीम वहां पर पहुंचती, वहां पर वो पाया जाता है और वो काउंटर अटैक करने में वो करीब पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी करता है और उसमें जब हमारी क्रॉस फायरिंग होती है तो उसमें उसके दोनों पैरों पर गोलियां लगती हैं। यूपी में बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों का अंजाम क्या होता है, उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और रेपिस्ट के बीच मुठभेड़ में बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने रेप के आरोपी सोनू का बुलेट से इलाज कर दिया। आरोपी ने अपनी 2 नाबालिग सौतेली बेटियों के साथ दरिंदगी करने का गुनाह किया था। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 3 शातिर बदमाशों सारिक हुसैन, कामरान और शाहिद अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 लाख से ज्यादा की लूटी गई नकदी, अवैध तमंचे, कारतूस और स्कूटी बरामद हुई। आरोपियों ने लाल इमली मिल्स के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। योगी फोर्स का मिशन क्लियर है। उत्तर प्रदेश में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा फुल स्पीड में चलता रहा और यूपी पुलिस का दावा है कि यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है तो दूसरी तरफ योगी फोर्स ऑपरेशन गौ तस्कर का पता चला। यूपी में गौकशी और गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई अब बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। इसकी बानगी तस्वीरें जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। गोकशी या गो तस्करी, योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। योगी का मैसेज क्लियर, गो तस्कर पर नो रहम। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका। यूपी में गोकशी करने वाले हों या फिर गो तस्कर, योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है। यूपी में रहना है तो गो तस्करी और गोकशी छोड़ दो, क्योंकि यूपी में गो तस्करों पर किसी तरह का रहम नहीं होने वाला। और उसकी बानगी ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर एटा की है, जहां दबिश के बाद योगी फोर्स ने 2 गो तस्करों को पकड़ा। तो दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां 5 साल से फरार चल रहे गोकशी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एटा में गो तस्करों पर योगी फोर्स का हंटर चल रहा है। 4 दिन पहले रेलवे लाइन किनारे मिले गोवंश के अवशेष मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गो तस्करों की पहचान इस्लाम और आदिल के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, रस्सी, दस्ताने और नकदी बरामद की गई है। अमरोहा में भी गो तस्कर पर योगी फोर्स का हंटर चला है। डिडौली कोतवाली पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे गोकशी के आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने आधार कार्ड में पिता का नाम बदलकर अपनी पहचान छिपाई और पुलिस को लगातार चकमा देता रहा, लेकिन अब उसकी चालाकी बेनकाब हो गई है। पुलिस पूछताछ में बड़े नेटवर्क के सुराग भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में गोकश और गो तस्करों का बचना मुश्किल है, ये चेतावनी खुद सीएम योगी दे चुके हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका। तमाम गोवंश निराश्रित होकर के सड़कों पे आया। आज 7,727 से अधिक गो आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है, जिनमें 16 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित है। अब योगी फोर्स गोकशी और गो तस्करों पर कैसे शिकंजा कस रही है, उसका मॉडल भी समझ लीजिए। गोकश और गो तस्करों पर योगी फोर्स की पूरी नजर है। लोकल लेवल पर गो तस्करों की जानकारी जुटाई जा रही है। गोकशी में शामिल अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है। स्पेशल अभियान से गो तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। गो तस्करों का एनकाउंटर कर सख्त मैसेज दिया जा रहा है। यानी यूपी में गो तस्करों का अकाउंट ओपन हो चुका है और इनके खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा
जब तक यूपी से गो तस्करों का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का फंडा एकदम क्लियर है। जो कानून से खिलवाड़ करेगा, जो माहौल खराब करेगा, उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। फिर भी कई दबंग खुली चुनौती देते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को। शहर शहर से मारपीट की तस्वीर आई, माहौल खराब करने की तस्वीरें आई, लेकिन अब इन सब का रिवर्स काउंटडाउन कैसे शुरू हो चुका है, ये इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मेरठ से लेकर बहराइच तक और फर्रुखाबाद से लेकर लखनऊ तक यूपी के शहर शहर में दबंगई और मारपीट हो रही है। कहीं पत्थर चल रहे हैं तो कहीं पर लाठी डंडे। दबंग न केवल उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, बल्कि खुलेआम योगी फोर्स को चैलेंज भी कर रहे हैं। लेकिन अब दबंगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूपी पुलिस माहौल खराब करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग में पीछे नहीं हटती। ये तस्वीर मेरठ के सरधना की है, जहां पुरानी रंजिश में दो गुटों में महाभारत छिड़ गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, यानी जिसके हाथ में जो लगा उससे एक दूसरे पर टूट पड़े। इस दौरान धारदार हथियार से भी हमला किया गया, जिससे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट की शुरुआत घर के अंदर से हुई। आरोप है कि दबंगों ने पहले घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की, जिसके बाद दोनों गुट खुले मैदान में एक दूसरे से भिड़ गए। अब जरा बहराइच की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी बीच सड़क पर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। बीच सड़क पर मारपीट से गांव में दहशत फैल गई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद योगी फोर्स भी पूरे एक्शन में है। उधर फर्रुखाबाद में भी दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। सरेआम महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा गया। आरोप है कि दबंगों ने नाले के किनारे दीवार बना दी, जिससे दूसरे पक्ष की तरफ बारिश का पानी भर गया, और जब इसका विरोध किया गया तो दबंग लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। कुछ ऐसी ही तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई। यहाँ पर बिरयानी में लेग पीस को लेकर ग्राहक और रेस्टोरेंट कर्मचारी आपस में भिड़ गए। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने ग्राहकों को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर लोहे की रॉड से पीटा, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब शहर शहर मारपीट और माहौल खराब करने वाले योगी फोर्स के टारगेट पर हैं, क्योंकि सीएम योगी का संदेश साफ है, जो जैसा करेगा उसका उसी की भाषा में हिसाब होगा। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा के मास्टरमाइंड समेत 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 48 घंटे के वक्त के अंदर पुलिस ने आरोपी इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वो फिराक में था बेंगलुरु भागने की। और हैरान करने वाली बात ये कि मुफक्किरुल इस्लाम, जिसके भड़काऊ बयान पर हिंसा भड़की, वो AIMIM का नेता है। और अब सवाल सीधे असदुद्दीन ओवैसी पर उठ रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एंट्री भी अब जांच तेज कर चुकी है। ओवैसी का नेता मालदा का मास्टरमाइंड। ओवैसी को पसंद हैं लोकतंत्र के हत्यारे। तारीख 1 अप्रैल, जगह मालदा, पश्चिम बंगाल। कलियाचक में 7 अधिकारी बंधक। और 48 घंटे बाद मालदा में लोकतंत्र को घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुफक्किरुल इस्लाम की तस्वीर है। इसी के भड़काऊ भाषण के बाद मालदा के कलियाचक में BDO ऑफिस का घेराव कर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने 9 घंटे तक 7 जजों को बंधक बनाकर रखा। ये मुफक्किरुल इस्लाम ही था जिसके भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ न सिर्फ बेकाबू हुई और कलियाचक में BDO ऑफिस का घेराव कर SIR से जुड़े 7 जजों को बंधक बनाया, बल्कि 2 अप्रैल को हिंसा और आगजनी को भी अंजाम दिया गया। आंदोलनটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন। একবার আসলাম হাজিরা দিয়ে চলে গেলাম হবে না। मुफक्किरुल इस अपराध के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि मुफक्किरुल इस्लाम बेंगलुरु भाग पाता, उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस मास्टरमाइंड के बारे में जो खुलासा हुआ वो भी बेहद हैरान करने वाला है। मुफक्किरुल इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है। 2011 में AIMIM का उम्मीदवार रह चुका है। मुफक्किरुल ने 1 अप्रैल को भड़काऊ भाषण दिया, SIR में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में भाषण दिया। भाषण के बाद भीड़ ने अधिकारियों को बंधक बनाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुफक्किरुल इस्लाम समेत अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है
और हर आरोपी का हिसाब तय करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब जांच एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए की एक टीम मालदा पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी कवर नहीं था ऐसे नहीं है, तो दैट वाज देयर, बट देयर इज अ डिले। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, वी आर मेकिंग एन इंक्वायरी। तो और आगे कर सकते थे कि नहीं, क्यों नहीं कर पाए हैं, वो उसको लेके हम लोग का रिपोर्ट भी देना है। वी विल डू इट। मालदा में एआईएमआईएम के नेता की करतूत ने ओवैसी के लिए गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। जनता पूछ रही है कि क्या ओवैसी जजों को बंधक बनाने की बात करने वाले ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं? ऐसे लोगों को ओवैसी ने अपनी पार्टी में क्यों रखा हुआ? कैसे चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी से टिकट दे दिया? क्या भड़काऊ बयानबाजी से ओवैसी साहब चुनाव का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? वहीं बंगाल की सीएम ममता ने इस घटना पर कहा कि बाहरी लोग बुलाकर बंगाल का माहौल खराब किया जा रहा है। কিন্তু মালদার মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়, বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসেছিল। कलियाचक में जहां हिंसा हुई वहां बीडीओ ऑफिस में क्या हालत है वो भी देख लीजिए। बाढ़ की झड़प के बाद से अभी तक मालदा कालिया चौक की मोथाबाड़ी बीडीओ ऑफिस में ताला लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे दो ताले लगाए गए हैं और अंदर आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट बनाने की जो प्रोसेस, वो प्रोसेस यहाँ पे शुरू तो हुआ था लेकिन बीच में ठप पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को न्याय प्रशासन में बाधा डालने की एक दुस्साहसी और जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। बंगाल की टॉप ब्यूरोक्रेसी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया। मालदा से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अब बात स्कूलों की बुक लूट के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम। जी न्यूज प्राइवेट स्कूलों में किताबों के नाम पर होने वाली मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी को लगातार एक्सपोज कर रहा है। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों के लिए नए एकेडमिक सेशन में किताबें खरीदी होंगी। क्या ये सोचा आपने कि किताब के नाम पर प्राइवेट स्कूल वाले आपसे 10 गुना ज्यादा वसूली कर रहे हैं? रिपोर्ट जरा देखिए। शिक्षा के नाम पर बुक कब तक चले? तो कंपलसरी कर रखा है कि यहीं से लेना, क्योंकि और कहीं बाहर मिलेगी नहीं। किताबों की लूट पर जी न्यूज की स्ट्राइक। पढ़ाना है तो लेना पड़ेगा। सरकार एक रेट निर्धारित कर दे। ये पीड़ा किसी एक अभिभावक की नहीं, कमोबेश देश के हर पेरेंट्स की है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मोटी फीस, महंगी किताबों का बोझ हर साल अभिभावकों पर बढ़ता जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो किताबों के नाम पर खुलेआम लूटा जा रहा है। 65 रुपए में मिलने वाली किताब के लिए 650 रुपए वसूले जा रहे हैं। जो भी किताबें स्कूल की हैं वो हर उस दुकान से मिल जाए, कहीं से भी हम खरीद सकें। किताबें तो काफी महंगी हैं, कॉपियां, किताबें सब महंगी हैं। अभिभावकों की इस पीड़ा, इस परेशानी से मुनाफा को स्कूलों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जी न्यूज मिडिल क्लास के इस दर्द को बखूबी समझता है। और यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पर होने वाली मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी को लेकर जी न्यूज ने मुहिम छेड़ रखी है। जी न्यूज की मुहिम के बाद कई राज्य सरकारों ने गाइडलाइन भी बनाई, लेकिन अभी भी तमाम शहरों में निजी स्कूलों की लूट रुक नहीं रही। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं। महंगी किताबों की लिस्ट पेरेंट्स को थमा दी गई है और खास दुकान से ही किताबें खरीदने को कहा गया है। हर साल बुक्स बदलते हैं, अब पेरेंट्स क्या करें, वो तो मजबूरी में लेना पड़ता है, चाहे कोई गरीब है या रईस है। मतलब बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं और नेक टू नेक चल रहे हैं और कुछ लोग तो लोन लेके चल रहे हैं। किताबें ही नहीं, ड्रेस को लेकर भी एक खास शॉप बता दी गई है जहां से ड्रेस खरीदनी। पेरेंट्स का कहना है कि दूसरी दुकानों पर यही ड्रेस सस्ती मिल रही है। ग्रेटर नोएडा ही नहीं, कानपुर में भी ऐसा ही हाल है। यहाँ पर एक क्लास की किताबों का बिल करीब 10 से 15 हजार रुपए है। स्कूल की तरफ से खुद बुक बेची जा रही है। इसके लिए बाकायदा स्कूल के बगल में गेस्ट हाउस किराए पर लिया गया है। छोटा बच्चा अभी 7th में पढ़ रहा है और इनको 12,000 15,000 रुपए बुक सेट मिल रहा है। किताबें जो है हर साल बढ़ती रहती हैं। अभी मेरी बच्ची 5th क्लास में है, 10,000 रुपए का इसका सेट है। हालात यह है कि बच्चों की पढ़ाई के सपनों के बीच आर्थिक मजबूरी आड़े आ रही है।
कई अभिभावकों का कहना है कि उनकी तनख्वाह 35,000 रुपए है। महंगी फीस और महंगी किताबों की वजह से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस बीच किताबों वाली लूट की खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। तो संभल में डीएम ने एनसीईआरटी बुक और फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों संचालकों के साथ बैठक कर गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश दिया। स्कूल संचालकों को स्कूल में एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ाई की जानकारी स्कूल के बाहर लिखना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय नियमन अधिनियम संशोधित 2020 के अंतर्गत जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुरूप फीस बढ़ाई जाएगी, उसी के अनुरूप एडमिशन फीस ली जाएगी और कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी कंपलसरी पढ़ाई जाएगी और उससे पहले प्रेफरेबली हमें एनसीईआरटी या यूपी बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ाना है। अब आपको राजस्थान के जोधपुर लेकर चलते हैं। यहाँ भी स्कूल खुलते ही अभिभावकों की जेब पर स्कूलों की मनमानी भारी पड़ रही। सरकारी स्कूल में मिलने वाली 700 रुपए की किताबें 5 से 7 हजार रुपए में मिल रही। जैसे जैसे स्कूल की फीस होती है 4,000 का आता है, 5,000 का आता है, जो किट होता है बुक भी उनके साथ ही मिलती है। बुक भी बाहर से नहीं लेनी है, वो कम उनका किट बनाया हुआ बैग बना के स्कूल वाले देते हैं। जो नेसेसरी है वो पढ़ाया जाए, अननेसेसरी जो एक बर्डन डाला जा रहा है बच्चों पे, फैमिलीज पे, तो उसको थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए। अभिभावक सिर्फ महंगी किताबें खरीदने को मजबूर नहीं, बल्कि इस साल यूनिफॉर्म की कीमत में भी 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान सरकार सख्त कदम उठाने की बात कर रही और इस प्रकार का ध्यान आएगा जहाँ फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम अनुनय विनय भी करते हैं, फिर नहीं मानते तो फिर लास्ट में और हथियार जो कानून का होता है वो कानून के हिसाब से काम लेते हैं। शहर शहर प्राइवेट स्कूलों की भरमार। सोचिए नर्सरी के बच्चे का सिलेबस 8 से 10,000 रुपए का है, तो फिर बड़ी क्लास की बुक कितनी महंगी हो। देश में करीब 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। किताब के नाम पर स्कूल 10 गुना ज्यादा कीमत वसूल कर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। मगर इस बुक लूट के खिलाफ देश भर में जी न्यूज की मुहिम जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार वजह पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि उनके गांव में होने वाला एक महादंगल है। खास बात है कि दंगल कभी उनके जानी दुश्मन रहे विवेकानंद सिंह उर्फ विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर हो रहा है। बिहार की मिट्टी में फिर गूंजेगी दांव पेच की धमक। अनंत सिंह के गांव में सजा ताकत का सबसे बड़ा अखाड़ा। देश विदेश के पहलवान और लाखों की भीड़ का हुजूम। नदावा में शुरू हो चुकी है अनंत लीला। नदावा गांव, जहां इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, दंगल, महादंगल, मिट्टी की खुशबू, ढोल नगाड़ों की गूंज और पहलवानों की हुंकार। यहाँ सज चुका है वो अखाड़ा जहां हर दांव पर लगेगा दम और हर पैंतरे पर बजेगी ताली। 3 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 10 लाख तक की भीड़ जुट सकती है और हर आंखें बस एक ही चीज पर, कुश्ती के रोमांच पर। लेकिन इस दंगल की सबसे खास बात है इसकी मिट्टी। जी हाँ, ये कोई आम अखाड़ा नहीं है। यहाँ की मिट्टी को तैयार किया गया है खास पारंपरिक तरीके से। सरसों का तेल, हल्दी, गुलाब की पंखुड़ियाँ, नीम के पत्तों के साथ, ताकि पहलवानों को कम चोट लगे और कुश्ती का असली रंग बरकरार रहे। 4 क्विंटल सरसों का तेल, 1 क्विंटल हल्दी, गुलाब और नीम के पत्तों का खास मिश्रण, ठाकुरबाड़ी और बाजार से आई गुलाब की खुशबू, गांव के बगीचे से लाए गए नीम के पत्ते और इन सबको मिलाकर तैयार हुआ ये सुपर अखाड़ा। हल्दी पड़ा है, तेल पड़ा है, नीम का पत्ता दिए हैं, मेहंदी दिए हैं, गुलाब का पत्ता हुआ है, जो सब। अखाड़े को चारों तरफ से सजाया गया है। गेंदे के फूलों की सजावट, हाई मास्ट लाइट्स और अलग से बनाया गया वीवीआईपी स्टेज। दूर दराज से आने वाले दर्शकों के लिए रहने खाने का भी पुख्ता इंतजाम है। यानी गांव में लगा है एक पूरा स्पोर्ट्स मेला। इस महादंगल में ईरान, जॉर्जिया समेत कई देशों के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के नामी पहलवान भी यहाँ अपनी ताकत दिखाएंगे।
आयोजकों का दावा है कि इस दंगल को देखने के लिए 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ जुट सकती है। इसके लिए करीब 10 बीघा जमीन पर विशाल मैदान तैयार किया गया है। ये जो मंच सजा है, ये अनंत सिंह जो स्थानीय विधायक हैं, उनका ये आयोजन है। पूरे लदमा गांव ही नहीं, आसपास के लाखों लोग इस कुश्ती प्रतियोगिता में, इस दंगल में शामिल होने यहाँ आए हुए हैं। लेकिन ये दंगल सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, इसके पीछे है एक बड़ा मकसद, युवाओं को मोबाइल और स्क्रीन से निकालकर फिर से मिट्टी की ओर, अखाड़े की ओर लौटाना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि महादंगल उसी शख्स के नाम पर हो रहा है जो कभी अनंत सिंह के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच एक वक्त ऐसा था जब दोनों के बीच गोलियां तक चली, लेकिन वक्त बदला, रिश्ते सुधरे और अब उसी विवेका पहलवान की याद में ये भव्य आयोजन हो रहा है। तो राजनीति से अलग अनंत सिंह की ये पहल कितना असर दिखाती है? क्या युवा फिर से अखाड़े की ओर लौटेंगे? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह का ये मिट्टी वाला महाकुंभ बिहार ही नहीं, पूरे देश में सुर्खियां जरूर बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की। 35 दिनों से विध्वंसक जंग है, हर तरफ बारूद है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका और इजराइल ने कहां-कहां हमले किए, विध्वंसक तस्वीरों के साथ पूरा अपडेट आपको दिखाता हूं। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल युद्ध का आज 35वां दिन है, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से भीषण बम वर्षा हो रही है। इस बीच आज ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर क्लस्टर बम दागे। ये तस्वीर हाइफा और किरियात की है, जहां पर ईरान के हमलों से कई घर तबाह हो गए और सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई। ईरान के भीषण अटैक से लोगों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए इधर उधर लोग भागने लगे। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। उधर अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे ब्रिज पर बमबारी कर उसे उड़ा दिया। ये पुल 37,000 करोड़ की लागत से बना था, जिसे अमेरिका ने बमबारी कर कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। अमेरिका ने जिस पुल पर बम बरसाए वो तेहरान के पास करज इलाके में मौजूद था, जो तेहरान को पश्चिमी शहर करज से जोड़ने वाला अहम हाईवे ब्रिज था। करीब 1050 मीटर लंबे इस पुल को मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पुलों में गिना जाता था। इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान की राजधानी में चारों तरफ तबाही नजर आ रही है। तेहरान में एयर स्ट्राइक के बाद कई बिल्डिंग तबाह हो गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के 35वें दिन ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के 92वीं लहर जारी कर दी। इस दौरान सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे गए। हमले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल के अलग अलग शहरों में किए गए। IRGC का दावा है कि तेल अवीव में 50 से अधिक ठिकानों को मल्टी वॉरहेड मिसाइलों से टारगेट किया गया और 12 घंटे के अंदर अमेरिका के 2 F-35 विमान भी मार गिराने का दावा किया गया। इराक की राजधानी एरबिल में भी एक बार फिर ड्रोन से स्ट्राइक हुई। ड्रोन हमले का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीर इराक के कुर्दिस्तान इलाके की। कमर्शियल सेंटर्स को टारगेट किया गया। देखिए, जैसे ही ड्रोन बिल्डिंग से टकराया, जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ आग और धुएं का गुबार उठ गया। इजराइल की सेना सिर्फ ईरान को तबाह नहीं कर रही, बल्कि लेबनान में भी विध्वंसक हमले कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद कर रही है। IDF ने एक बार फिर बेरूत में रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक की। इजराइल का दावा है कि इन बिल्डिंग्स को हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बनाया था। 35 दिनों की जंग में खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और ऊपर से अभी भी युद्ध में अजेय खड़ा है ईरान। यानी आज की तारीख में ऐसी मुश्किल जिसने अमेरिका को बुरी तरह फंसा दी और खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को। एक तरफ ट्रंप ईरान का ब्रिज उखाड़कर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप का बड़बोलापन कम नहीं हुआ और मिडिल ईस्ट की भड़कती जंगी आग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। तेल की लड़ाई पुल पर आई, खाड़ी युद्ध में अब ब्रिज वॉर। मिडिल ईस्ट की जंग में ट्रंप बुरी तरह घिर चुके हैं। हालत यह है कि जंग से हाथ छूट नहीं रहा और किसी का साथ मिल नहीं रहा और मझधार में फंसे ट्रंप अब पुल और धमकी के पैंतरों पर आ गए हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में पिछले 1 महीने से अधिक समय से जारी जंग अब पुल युद्ध में बदलती दिख रही है। पहले अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल को हमले में गिरा दिया, जिसमें 8 लोग मारे गए और 95 लोग घायल हो गए। ट्रंप ने इसकी शेखी बघारी और ईरान को जल्दी से डील करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा, ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अब इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान को बहुत देर होने से पहले एक डील कर लेनी चाहिए। अब ईरान ने भी ट्रंप के ब्रिज वॉर का जवाब देने की तैयारी कर ली है। अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऐसे 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है जिसे वो निशाने पर ले सकता है। ईरान की इस लिस्ट में शेख जाबेर अल अहमद अल सबा सी ब्रिज शेख जायद ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात, अल मक्ता ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात,
शेख खलीफा ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात, किंग फहद कॉजवे सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला ब्रिज, किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन, दामिया ब्रिज जॉर्डन, अब्दुलन ब्रिज जॉर्डन के नाम शामिल हैं। ईरान ने पुल का बदला पुल से लिया और आगे इजराइल से लेकर कुवैत, यूएई और तमाम अरब देशों के बड़े ब्रिज उड़ाने का ऐलान कर दिया। यानी अमेरिकी सेना का ब्रिज पर हमले की कीमत अब अरब देशों को चुकानी पड़ेगी। लेकिन इससे ट्रंप को क्या? ट्रंप की सनक में अरब देश जिस तरह बर्बाद हो रहे हैं, अरब में अमेरिकी डिफेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, इससे अमेरिका में भी बवाल मचा हुआ है। ट्रंप के मनमाने फैसलों से ना सेना खुश है और ना इंटेलिजेंस एजेंसीज। ट्रंप के इस ट्रबल को इस न्यूज अपडेट से समझिए। जनरल रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हटाए गए, डेविड होर्डने जनरल हटाए गए, विलियम ग्रीन जनरल हटाए गए, काश पटेल FBI डायरेक्टर हटाए जा सकते हैं, तुलसी गबार्ड इंटेलिजेंस चीफ। बयानबाजी से ट्रंप नाराज। अब आप सोचिए, जिस जंग में ट्रंप अपनी जीत का दावा कर चुके हैं, उससे उनकी सेना को क्या एतराज हो सकता है? क्योंकि बीच जंग में सेनाध्यक्ष को जबरन रिटायर करना और 2-2 आर्मी जनरल्स को हटाना कोई छोटी बात तो हो नहीं सकती। अमेरिका के जंगी इतिहास में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। अव्वल तो अमेरिका ने ईरान जैसा बिना साफ मकसद वाला जंग कभी नहीं लड़ा। अफगानिस्तान में उसके एजेंडे पर अलकायदा था, तो इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट अमेरिका का इकलौता मकसद था। उसके पूरा होते ही अमेरिकी सेना इराक से हट गई। लेकिन ईरान से जंग में ट्रंप ने अमेरिका को ऐसे फंसा दिया है कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता ट्रंप को फिलहाल सुझाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान का इस वक्त जंग में सबसे बड़ा टारगेट है USS एब्राहम लिंकन, यानी अमेरिका का वो बाहुबली जो समंदर में एक तैरता हुआ परमाणु किला है। अब इसकी कार्ड ईरान ने ढूंढ ली, क्योंकि ईरान जंग में उतारने जा रहा है एक साइलेंट किलर। वो समंदर में उड़ता हुआ काल, वो टारगेट को देखता है फिर छोड़ता नहीं। वो समंदर का सबसे बड़ा किलर, अमेरिका के एक से एक हाईटेक हथियार जहां इस जंग में मिट्टी में मिल रहे हैं। फाइटर जेट्स एक एक कर गिर रहे हैं और अब टारगेट है अमेरिका के वॉरशिप। इन्हीं वॉरशिप को टक्कर देने के लिए ईरान ने समंदर के सबसे बड़े हथियार को जंग में उतार दिया है। नाम है अबू मेहदी मिसाइल, जो कि बड़े जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर का काल है। ईरान की ये मिसाइल अमेरिका की शान बने हुए युद्धपोतों के लिए तबाही का दूसरा नाम है। इतना ही नहीं, यह अमेरिका के कई जहाजों का भी काल साबित हो सकती है। यही वजह है कि अब ईरान ने मिसाइलों के अपने तरकश से ये सबसे खतरनाक तीर बाहर निकाला। लंबी दूरी से बड़े जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनी ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो टर्बोजेट इंजन से चलती है और जमीन या समुद्र, यहाँ तक कि पानी की गहराई से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि ये समुद्र की सतह से बहुत करीब उड़ती है, जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी हाल ही में ईरान कई बार USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा कर चुका है, लेकिन हर बार अमेरिका ने इसे नकारा है। इसके बाद अब ईरान ने ऐसे निशाने का प्लान बनाया जिससे इस वॉरशिप को भी USS गेराल्ड की तरह वापस लौटने की तरह मजबूर होना पड़ा। अब तक अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चलते थे वो खुले समुद्र में वे सुरक्षित है, लेकिन ईरान की इस मिसाइल की 1000 किलोमीटर की रेंज भी इसे घातक बनाती है। इसे नष्ट करना मुश्किल है और जब इसे ड्रोन और विमानों के साथ जोड़ा जाता है तो ये कई दिशाओं में एक साथ हमला कर सकती है। अब जबकि अमेरिका आसमान में भी शिकस्त खा ही रहा है, ऐसे में अगर एक भी ईरान की ये साइलेंट किलर अपने मकसद में कामयाब हो तो समंदर में भी उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो। जंग ईरान में है, लेकिन सबसे बड़ा संकट पाकिस्तान में खड़ा है। पूरा पाकिस्तान न सिर्फ तेल की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, बल्कि इसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। आप जो पेट्रोल डीजल की कीमतें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब, कितनी खस्ता हो चुकी है। अमेरिका की चाटुकारिता और ईरान से पंगा मुनीर को महंगा पड़ने लगा है। हालत ये कि पाकिस्तान में तेल संकट ऐतिहासिक रूप से गंभीर हो चुका है। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें और लोगों की भीड़ तो सिर्फ एक संकेत है, असली खतरा है लोगों की बगावत का। एक हफ्ते में इतना महंगा डीजल की कीमत 184 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत 138 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई।
पाकिस्तान में हाल इतने खराब कि जनता की बगावत के डर से सरकार शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर से अपील करा रही है। लोगों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाना अभी से शुरू किया, जैसा कि ये महिला गधे की नाकाम सवारी कर अपना विरोध जता रही है। अब ऐसे विरोध का जवाब है शहबाज शरीफ के पास। एक हफ्ते पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने संकट का जिक्र तो किया, लेकिन ऐसे जैसे आवाम पर एहसान जता रहे हैं। अब जनता पूछ रही है कि तेल सरकारी मदद के बाद इतना महंगा है तो अभी अचानक कीमतें कैसे बढ़ी? जिसे ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट से पंगा लिया, उस अमेरिका से मदद क्यों नहीं आ रही?